तो चलिए आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम कोल गैसिफिकेशन यानी कोयला गैसीकरण की पूरी गहराई में जाने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि ऊर्जा की दुनिया में लगातार कितने बदलाव हो रहे हैं, है ना? ऐसे में फ्यूचर कोल नाम का उद्योग समूह इसे भविष्य की ऊर्जा और हमारे संसाधनों को बचाने के एक शानदार और टिकाऊ विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि आखिर इस दावे में कितना दम है। अब सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सच में कोयले को बिना जलाए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये सवाल ही आज की इस पूरी चर्चा की नींव है। हम उन दावों की पड़ताल करेंगे जिनमें कहा जा रहा है कि हमें अपने ऐतिहासिक ऊर्जा संसाधनों को पूरी तरह से नकारने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उन्हें आज की जरूरतों के हिसाब से एक नया रूप दे सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पारंपरिक कोयले पर दोबारा विचार, कोल गैसिफिकेशन असल में है क्या, इसकी थर्मोकेमिकल प्रक्रिया, इसकी दक्षता और इस्तेमाल, और आखिर में कुछ ग्लोबल केस स्टडीज। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, पारंपरिक कोयले पर पुनर्विचार और नए विकल्पों की तलाश। चलिए देखते हैं कि बिजली बनाने के हमारे पुराने और पारंपरिक तरीकों के साथ असल में बुनियादी समस्या है क्या। यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि फ्यूचर कोल आखिर किस बड़े बदलाव की बात कर रहा है। एक तरफ हमारा सदियों पुराना तरीका है जहां हम कच्चे कोयले को सीधा भट्टी में झोंक देते हैं, और दूसरी तरफ है ये नया प्रस्ताव कोल गैसिफिकेशन, जहां इसे इस्तेमाल करने से पहले बाकायदा शुद्ध करके सिंथेटिक नेचुरल गैस में बदला जाता है। उद्योग का साफ कहना है कि कोयले को सीधे जलाने के बजाय उसे पहले शुद्ध करना वक्त की मांग है और एक बहुत बड़ा कदम है। आगे बढ़ते हैं और इस तकनीक की परिभाषा को समझते हैं। कोल गैसिफिकेशन आखिर है क्या? इस नए विकल्प की बारीकियों को समझना सच में बेहद जरूरी है। अगर हम स्रोत सामग्री को देखें तो कोल गैसिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोयले को सिंथेटिक नेचुरल गैस यानी एसएनजी में बदल देती है। इसका सबसे बड़ा फायदा सीधे तौर पर जलाने से बिल्कुल अलग है। ये पूरी तकनीक इस बात पर जोर देती है कि कोयले का इस्तेमाल करने से पहले उसे शुद्ध किया जाए, स्थानीय प्रदूषण को कम किया जाए, और सबसे अहम बात, ग्रीन हाउस गैसों खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में जाने से पहले ही कैप्चर कर लिया जाए। अभी सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके पीछे का असल विज्ञान क्या है? चलिए इस पूरी थर्मोकेमिकल प्रक्रिया और इसके काम करने के तरीके पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प भौतिक बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, पहले स्टेप में कोयले को भाप और बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन के साथ एक ऐसे कंटेनर में डाला जाता है जहां तापमान और दबाव बहुत ज्यादा होता है। फिर दूसरे स्टेप में इस प्रक्रिया से सिंथेसिस गैस पैदा होती है, जिसे हम शॉर्ट में सिन गैस कहते हैं। तीसरे स्टेप में इस गैस को ठंडा किया जाता है, जिससे CO2 और सल्फर जैसी बेकार चीजें बाहर निकल जाती हैं। और फाइनली चौथे स्टेप में इसे सिंथेटिक मीथेन या हाइड्रोजन में प्रोसेस किया जाता है, या फिर सीधे IGCC में इस्तेमाल कर लिया जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ कोयले को सीधे आग में जलाने के बजाय भीषण गर्मी और जबरदस्त दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारी चर्चा के अगले हिस्से में बात करते हैं इसकी दक्षता और इसके अनगिनत उपयोगों के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ साधारण बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि गैसिफिकेशन सिर्फ बिजली बनाने का एक नया तरीका भर नहीं है, इसे एक बहुत ही बहुमुखी यानी मल्टीपर्पज निर्माण स्रोत के रूप में पेश किया गया है। जरा सोचिए, इसी एक प्रक्रिया से हीटिंग के लिए सिंथेटिक नेचुरल गैस मिल रही है, डीजल जैसे कोल टू लिक्विड ईंधन मिल रहे हैं जो चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के लिए बहुत काम के हैं। इसके अलावा IGCC प्रणाली से साफ बिजली, ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोजन और यहाँ तक कि खेती के लिए अमोनिया वाला फर्टिलाइजर भी बनाया जा सकता है। ये सच में काफी कमाल की बात है। अब जब हमने इसकी पूरी प्रक्रिया और इससे बनने वाले अलग अलग उत्पादों को समझ लिया है, तो चलिए केमिस्ट्री की दुनिया से बाहर निकलकर असल दुनिया में चलते हैं। आखिर आज के समय में ये तकनीक दुनिया भर में कहाँ इस्तेमाल हो रही है? और यही सवाल हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाता है, ग्लोबल केस स्टडीज और बड़े पैमाने पर गैसिफिकेशन। चलिए फ्यूचर कोल द्वारा दिए गए कुछ खास आंकड़ों और दुनिया भर में हो रहे बड़े निवेशों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए, $2.3 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये इतना विशाल निवेश है जिसकी शुरुआत 2022 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी। उनका मकसद साफ था, देश के निम्न श्रेणी वाले कोयले का बेहतर इस्तेमाल करना और विदेशों से आने वाली LPG गैस पर अपनी निर्भरता को बड़े पैमाने पर कम करना।
यहाँ स्रोत सामग्री में जो डेटा दिया गया है वो बताता है कि इंडोनेशिया का ये प्लांट हर साल 6 मिलियन टन कोयले का इस्तेमाल करके 1.4 टन डाइमेथाइल ईथर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इससे होगा ये कि उनके एलपीजी आयात में हर साल 1 मिलियन टन की भारी कमी आएगी। ये अपने आप में विदेशी तेल पर निर्भरता खत्म करके अपने ही देश के संसाधनों के जरिए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने का एक बहुत ही शानदार और बड़ा औद्योगिक कदम है। अब इस चार्ट को देखिए, ये दक्षता वाले तर्क को एकदम साफ कर देता है। अगर हम पुराने और पारंपरिक प्लांट्स की बात करें तो अमेरिका में उनकी दक्षता करीब 30% है और ग्लोबल एवरेज देखा जाए तो वो 38% है। लेकिन स्रोत सामग्री के मुताबिक जापान के नाकोसो आईजीसीसी प्लांट ने 48% की शानदार शुद्ध थर्मल दक्षता हासिल करके दिखाई है। ये ऊर्जा उत्पादन की दुनिया में सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। दुनिया भर में अलग अलग देश इस तकनीक को अपने अपने लक्ष्यों के हिसाब से अपना रहे हैं। जैसे भारत 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले के गैसिफिकेशन और 20,000 से ज़्यादा अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। वहीं जापान अपने नाकोसो प्लांट के साथ प्रति किलोवाट घंटे कार्बन उत्सर्जन को घटाकर 0.7 किलोग्राम तक लाने पर सख्ती से काम कर रहा है। और दूसरी तरफ चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं जो कोल टू लिक्विड ईंधन के जरिए विदेशी तेल पर अपनी निर्भरता को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे अहम बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि फ्यूचर कोल सिर्फ अपने ही बातों और दावों पर निर्भर नहीं है। 30% दक्षता वाले पुराने प्लांट्स को बदलने की इस बात को साबित करने के लिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग जैसी बड़ी और प्रामाणिक संस्थाओं के मैट्रिक्स का हवाला दिया गया है। उनका भी अनुमान है कि गैसिफिकेशन प्रक्रिया 50% या उससे भी ज्यादा की दक्षता हासिल कर सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमने जो भी डेटा और तथ्य देखे हैं उसके आधार पर अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जैसे जैसे पूरी दुनिया में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, क्या कोल गैसिफिकेशन की ये शानदार दक्षता और इसके अनगिनत फायदे इसे लागू करने में आने वाली तमाम मुश्किलों से ज्यादा भारी साबित होंगे? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल के ऊर्जा विकल्पों की दिशा तय करेगा और हमें बहुत गहराई से सोच